हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो बिल्कुल 100% सिलेबस ओरिएंटेड क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह हर्षवर्धन और राजपूत काल को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो आप लोग अगर अभी तक वो सारी क्लासें नहीं देखे तो आप लोग चैनल पे आइए और प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहला हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। चलिए, आपको दिया गया है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की। तो फ्रेंड्स, यह आपसे पूछा जाता है कि जो राजा हर्षवर्धन हुए उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित किया था। तो कन्नौज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, तो आप इसे भूलिएगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आगे और आगे आपको दिया गया है, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो महामोक्ष परिषद है यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। आपसे यह पूछा जाता है कि महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करता था, तो आप लोगों को बताना है कि हर्षवर्धन जो है वह महामोक्ष परिषद की जो है आयोजन करते थे, और वह प्रयाग में यानी इलाहाबाद में होता था। चलिए फ्रेंड्स, आगे और आगे आपको दिया गया ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में उपस्थित हुआ था। फ्रेंड्स, यह पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किस महामोक्ष परिषद में सम्मिलित हुआ था, तो वह जो 6वें महामोक्ष परिषद में सम्मिलित हुआ था ह्वेनसांग। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, ह्वेनसांग के समय सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री यानी हर्षवर्धन, यानी फ्रेंड्स हर्षवर्धन के समय की आपसे महत्वपूर्ण प्रमुख घटना पूछी जाती है। तो हर्षवर्धन के समय ही जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हुआ था वह भारत के भ्रमण पर आया था। तो आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि जो ह्वेनसांग है वह किसके समय भारत आया था। तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि जो ह्वेनसांग है वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे और आगे आपको दिया गया है, आप लोग शिद्दत से पूरी क्लास को देखिएगा। आपको दिया गया है, अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसे सीयूकी कहा जाता है। इसने भीन माल की भी यात्रा की। तो फ्रेंड्स, या इंडिकेट कीजिएगा और सीयूकी को भूलिएगा नहीं। सीयूकी जो है वह आपके एग्ज़ाम में हज़ारों बार जो है यूपी ट्रिपल एस सी पूछ चुका है, और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में भी यह पूछा जाएगा कि ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है। तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम जो है फ्रेंड्स वह है सीयूकी। चलिए आगे और आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे कीजिएगा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे इंडिकेट कीजिएगा, इसे मत भूलिएगा। यह प्रश्न आपके लिए 100% एग्जाम ओरिएंटेड है कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह आपसे बार बार पूछा गया है, आप लोग इसे गलती से मिस कर देते हैं और यहाँ पर फाहियान लगाकर चले आते हैं। तो आप लोग इसे नहीं भूलिएगा, यह है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र, फ्रेंड्स यह आपसे आचार्य शीलभद्र पूछा जाता है कि जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया तो उस समय वहाँ का कुलपति कौन था। तो वह था जो आचार्य शीलभद्र वहाँ का कुलपति था, यह आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए आगे और आगे आपको दिया गया है, ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय भारत में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, जो मथुरा था वह सूती वस्त्रों के लिए और जो वाराणसी था वह रेशमी वस्त्र के लिए फेमस था। ह्वेनसांग के अनुसार
तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है इम्पॉर्टेंट जो है वह प्राचीनकालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यंतु या थियानतु के नाम से किया है। तो फ्रेंड या यंतु या थियानतु को आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। जो प्राचीन भारतीय चीनी लेखक हुए हैं यानी प्राचीन चीनी लेखक, उन्होंने जो भारत को थियानतु अथवा यंतु के नाम से संबोधित किया है तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमें जो हर्षवर्धन काल से पढ़ना था वह आपके पेपर की दृष्टि से इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग चलते हैं और चर्चा करते हैं राजपूत काल और देखते हैं कि राजपूत काल से हमारे पेपर में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें और ये क्लासें आपको नियमित रूप से मिला करेंगे सुबह 9 बजे और इसके बाद मेरी एक क्लास शाम को भी मिला करेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतना हम आपको उतनी जल्दी यूपी ट्रिपल सी पीटी का पहले आपको हम सिलेबस कवर करवाएं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएं। तो आप लोग मेरे साथ धैर्य के साथ ईमानदारी पूर्वक अगर आपको पहले ही प्रयास में पीटी क्वालिफाई करना है तो नियमित रूप से बने रहें और मैं दावा करता हूँ आपको पूरा सिलेबस 100% कवर करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं राजपूत काल के बारे में कि यहाँ से आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए आगे और देखिए, आपको दिया गया है गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम जो कि 730 से 756 ईस्वी था। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाएगा गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग नागभट्ट प्रथम को लगाइएगा कि नागभट्ट प्रथम जो है वही गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अगला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है वह दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की और उसने मानखेत को राजधानी बनाया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी तो वह राजधानी जो थी मानखेत थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादानी यज्ञ करवाया। तो फ्रेंड्स हिरण्यगर्भ युद्ध यानी आपसे यज्ञ पूछा जाता है तो हिरण्यगर्भ यज्ञ जो है वह दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में करवाया गया है। तो यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है देखिएगा, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ। तो यह प्रश्न आपसे फ्रेंड जो है वह पूछा जाता है कि अमोघवर्ष प्रथम का जो है जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोग बताइएगा श्री भावन नामक स्थान पर एक सैनिक छावनी में 800 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। आपको फ्रेंड्स आगे दिया गया है गुज्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि गुज्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल फ्रेंड जो है वह कर्नाटक में है, एहोल लेख से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिए कि जो गुज्जर जाति का प्रथम उल्लेख है वह हमें पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से देखने को मिलता है। उसके बाद आपको दिया गया है एहोल अभिलेख 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ है और यह संस्कृत काव्य में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आपसे अगर यह पूछा जाए कि जो एहोल अभिलेख वह कब प्राप्त होता है, तो एहोल अभिलेख जो है वह 634 ईस्वी में प्राप्त होता है और यह संस्कृत काव्य यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। फ्रेंड्स चलिए आगे और आगे देखिएगा आपके पेपर ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण क्या है। आगे आपको दिया गया है एहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है रवि कीर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट इसे कीजिएगा कि एहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है, तो आप लोगों को बताना है जो है वह एहोल अभिलेख जो है वह रवि कीर्ति जो एक जैन कवि हुआ करते थे रवि कीर्ति के द्वारा ही एहोल अभिलेख रचा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे आपको दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा करवाई गई थी। तो इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय
बख्तियार खिलजी के आधुनिक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा 1300 यानी 1193, फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिए 1193 ईस्वी में जो है नष्ट कर दिया गया है बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, आपको दिया गया है विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल जो कि 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो उसकी स्थापना जो है वह पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई। तो आप लोग धर्मपाल को इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है वह आपसे यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी पूछा गया है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण या उत्कृष्ट व्याख्यान करते हैं। फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे बार बार पेपरों में पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो वह चंदेल राजाओं द्वारा उनका निर्माण किया गया है। तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसकी आगे आपको दिया गया खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे अब पूछा जाता है जो खजुराहो के मंदिर उनमें एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा कंदरिया महादेव का मंदिर। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है यह फ्रेंड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है और आपसे यह पेपरों में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में आपको देखने को मिलेगा खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप। तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है और आपके पेपर में यह बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिएगा खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है कि जो खजुराहो के स्मारक या मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को बताना है। या मध्य प्रदेश का एक आपको जिला मिलेगा छतरपुर, वही छतरपुर में आपको खजुराहो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा और अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आपके पेपर ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसकी आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है और यह मंदिर गुप्तकालीन है। तो फ्रेंड जो ललितपुर में दशावतार मंदिर है यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है और यह मंदिर जो है वह देवगढ़ ललितपुर में और यह एक गुप्तकालीन मंदिर है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने कराया था। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो विमल शाह द्वारा करवाया गया था और जो विमल शाह थे वह भीमदेव प्रथम के सामंत थे। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा और अब आप वहाँ आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको है एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, यह आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या और हो सकता है। आगे आपको दिया गया है एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं मिली हैं जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, यानी 5 गुफा से जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। इनमें हिंदू धर्म जो कि मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं और साथ ही 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि यहाँ पर आपको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं वह आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वह शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, यानी शैलकृत यहाँ पर जो शिलाओं को काट कर एकाश मंदिर बनाया गया है कैलाश मंदिर, वह आपको एलोरा में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण है फ्रेंड्स वह कृष्ण प्रथम द्वारा ही करवाया गया था। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा और हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आपको दिया गया है गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है और यहाँ से आपके पेपर में 100%
एक प्रश्न देखने को मिलता ही है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपको पहला दिया गया है विष्णु मंदिर, जो विष्णु मंदिर फ्रेंड्स है वह आपको देखने को मिलेगा तिगवा मध्य प्रदेश में। उसके बाद दिया गया शिव मंदिर, जो शिव मंदिर है वह आपको भूमरा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं और आगे देखते हैं, जो पार्वती मंदिर है वह आपको नचना कुठारा जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर आपको मिलेगा। और उसके बाद दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने है शिव मंदिर जो कि खो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भीतर गांव मंदिर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यह प्रश्न यूपी पीसीएस में बार बार यहाँ से जो गुप्तकालीन मंदिरों है यहाँ से पूछा जाता है और आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है, तो आप लोग इससे गलती मत कीजिएगा। आपको दिया गया भीतर गांव मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे आपको इम्पॉर्टेंट दिया गया अजंता की गुफा संख्या 16 वेरी इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा का प्रशंसनीय है। तो फ्रेंड्स गुफा नंबर 16 को आपको याद करना है, और यहाँ जो गुफा नंबर 16 में आपको मरणासन राजकुमारी का चित्र आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देववर्मन प्रथम चोडगंग द्वारा बनवाया गया। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा, जो कोणार्क में पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो है वह नरसिंह देववर्मन प्रथम चोडगंग द्वारा बनवाया गया था, तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। और हम चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे इम्पॉर्टेंट बन सकता है और बार बार पेपरों में पूछा गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को जो बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। और आगे फ्रेंड्स चलते हैं, और आगे आपको दिया गया मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वह आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसका निर्माण जो है वह सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा आपसे यह पूछा जाता है कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वह कहाँ है, तो आपको बताना है गुजरात में है, और इसकी जो स्थापना है वह सोलंकी वंश के शासक हुए भीमदेव प्रथम, उन्हीं के द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा और इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके पेपर ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है लिंगराज मंदिर, जो कि लिंगराज मंदिर आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है, और इस मंदिर की शैली जो है वह पूछी जाती है आपसे, तो नागर शैली का मंदिर है। आप जो लिंगराज मंदिर उड़ीसा है फ्रेंड्स, आपको हम बताए दे रहे हैं जो मंदिर निर्माण की प्रमुख रूप से 3 शैलियाँ हैं, जिसमें है नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो आप लोग 3 शैलियाँ भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया जगन्नाथ मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है वह आपको उड़ीसा राज्य के पुरी ज़िले में देखने को मिलेगा, तो इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। और जो जगन्नाथ मंदिर है यह भी एक नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे, और आगे देखिए आपको दिया गया है अंकोर वाट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कनपुचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर यानी वर्तमान अंगकोर में करवाया गया था। फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनेगा वह बनेगा अंकोर वाट मंदिर स्थित है, तो आप लोगों को बताना है कि जो अंकोर वाट मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है, यही आपसे इम्पॉर्टेंट इससे प्रश्न बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। फ्रेंड जो बोरोबुदुर से आपसे प्रश्न बनता है वह यही बनता है कि बोरोबुदुर का जो स्तूप है वह कहाँ है, तो आप लोगों को बताना है वह इंडोनेशिया में है। तो आप इन्हीं दोनों को इसी तरीके से याद कीजिएगा, यहाँ से ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे, और आगे आपको दिया गया है बोरोबुदुर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल है, तो आप इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप इंडिकेट कीजिएगा जो पांड्य काल में जितने भी आपको मंदिर मिले हैं वह ज़्यादातर जो मंदिर बने हैं वह द्रविड़ शैली में ही बने हैं, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जो महाबलीपुरम में आपको रथ मंदिर मिलेगा उसका निर्माण जो है वह
पल्लव शासक द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है इनमें से आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। आपको दिया गया है पल्लवकालीन मामल्ल शैली। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा मामल्ल शैली में बने रथ एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ आपको सबसे छोटा और जो आपको मिलेगा युधिष्ठिर रथ, युधिष्ठिर रथ आपको यहाँ पर सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ आपको सबसे छोटा मिलेगा। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। या आपके लिए संगम युग से प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा ही जाता है, तो इसे भूलिएगा नहीं। चलिए आगे और देखते हैं कि 3 संगम कहाँ कहाँ आयोजित हुए। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। आपको एक तरफ दिया गया संगम और उनका स्थान और उनकी अध्यक्षता किसने की। तो फ्रेंड्स आपको दिया गया है जो प्रथम संगम है उसका जो स्थान है वह मदुरई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। और चलिए देखिए द्वितीय संगम जो है वह कपाटपुरम यानी अलवई में की गई और इसकी जो अध्यक्षता है वह भी अगस्त ऋषि तथा तौलकापियर द्वारा फ्रेंड्स की गई। उसके बाद देखिएगा जो तृतीय संगम है वह भी मदुरई में आयोजित हुआ और उसकी जो अध्यक्षता है वह नक्कीरार हैं उनके द्वारा ही की गई। तो फ्रेंड्स यह आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम आपको पीडीएफ जो है वह प्रोवाइड करा देंगे। तो वहां से आप लोग लेकर इसे बारीकी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके जो पेपर में प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे चलिए आगे देखिए कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। आगे आपको दिया गया दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्ष अगस्त को दिया जाता है। यह पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्ष अगस्त को दिया जाता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं आगे और आगे देखिए महर्ष अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे और भी इम्पॉर्टेंट बनता है कि अगस्त ऋषि को आपसे यह पूछा जाएगा तमिल साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि जो महर्षि अगस्त हैं उनको तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए अगला आपको दिया गया है शिल्पाधिकारम। आपको दिया गया है शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो अदिगल हैं। तो फ्रेंड्स इलांगो अदिगल आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है और यह शिल्पाधिकारम जो है यह आपको यूपीपीसीएस या यूपी त्रिपलएससी और यहाँ तक भी आईएएस प्रीलिम्स में भी यह शिल्पाधिकारम आपसे पूछा गया है। तो इसके जो लेखक है वह इलांगो अदिगल हैं। तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है संगम साहित्य में केवल चोल चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो हमें पढ़ना है संगम साहित्य के अंतर्गत वह चोल चेर और पांड्य राजाओं के इतिहास और विवरण के बारे में पढ़ना है और इसके बाद हमें और कोई वंश के बारे में नहीं पढ़ना। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल या लघुवेद माना जाता है। तो आप लोग कुरल को याद कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइए जो कुरल है उसे तमिल साहित्य का बाइबिल या लघुवेद माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला पॉइंट आप दिया इसे दिया गया है मुप्पाल। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है यानी जो कुरल है उसे ही मुप्पाल कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद कीजिएगा। और आपसे यह पूछा जाता है कि कुरल की रचना किसने की। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो तिरुवल्लुर हैं तिरुवल्लुर के द्वारा ही कुरल की रचना की गई है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं और आगे आपको दिया गया है चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर जो कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया चोलों की राजधानी तंजौर थी। आपसे यह पूछा गया है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है कि चोल वंश की राजधानी जो है वह तंजौर थी और इसके अतिरिक्त गंगई कोंड चोलपुरम भी चोल की राजधानी बनी थी। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। और चलिए आगे और आगे आपको दिया गया है संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है इससे जो चोल की राजधानी थी वह
तंजौर थी। लेकिन आपसे यह पूछा जाए संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी, तो जो संगम काल में चोलों की राजधानी थी वह उर्रायूर थी। तो आप लोग उर्रायूर को भी याद कीजिएगा। उसकी आगे फ्रेंड्स चलते हैं, आगे देखिएगा। आपको दिया गया परांतक प्रथम ने मदुरा की पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। परांतक प्रथम को आप लोगों से पूछा जाता है कि किसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, तो वह परांतक प्रथम द्वारा मदुरै कोंड की उपाधि धारण की गई फ्रेंड्स। तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसकी आगे चलते हैं और आगे देखिएगा। आपको दिया गया है कुलोतुंग प्रथम के समय श्रीलंका का राजा जो था वह विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। तो फ्रेंड्स आप लोग कुलोतुंग प्रथम को याद कीजिएगा कि कुलोतुंग प्रथम के समय ही जो श्रीलंका का शासक विजय बाहु हुआ वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिए। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है और आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो आप लोगों से यह प्रश्न जो है वह पूछा जाता है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। यह आपके पेपर में पूछा जाता है। और चलिए आगे आपको दिया गया है चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा चालुक्य वंश को, कि चालुक्य वंश के अंतर्गत जो था वह महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए। कम्बन ने 12वीं सदी में तमिल रामायण या रामावतरम की रचना तमिल भाषा में की। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि तमिल रामायण की रचना किसने की, कम्बन द्वारा। यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया है और आगे पूछे जाने की भी संभावना रहती है इसकी। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, देखिएगा। आप लोग मेरे साथ रीड कीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपसे पूछा जाता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपसे पेपर में पूछा जाता है, आप लोग याद कीजिएगा मान्यखेत। उसके बाद दिया गया होयसलो की राजधानी थी, होयसलो की जो राजधानी थी वह थी द्वार समुद्र। इसे भी ऐसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, देखिएगा। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, जिसमें है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। वेरी इंपॉर्टेंट आपसे यह पूछा जाता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा जो है यह पुस्तकें किसकी हैं, तो वह हर्ष की हैं। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों के समकक्षता में रखते हुए उन्हें कविता कामनी का साक्षात अर्थ निरूपित किया है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, आपके पेपर में यह इम्पॉर्टेंट बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको दिया गया प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो आप लोग मेरे साथ इसे बिल्कुल ही बारीकी से सीखिएगा। यहाँ से आपका 100% एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आपको एक तरफ दिया गया है लेखक और दूसरी तरफ दिया गया है उनसे संबंधित रचनाएं। तो आप लोग इसे पढ़िएगा। आपको दिया गया है जो पहले आप लोग रचना पढ़िएगा फिर लेखक पढ़िएगा, तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। आपको दिया गया है कातंत्र। तो अगर आपसे फ्रेंड्स कातंत्र के लेखक पूछा जाए तो वह सर वर्मा है। उसके बाद आपको फ्रेंड दिया गया किराता अर्जुनियम। जो किराता अर्जुनियम है उसके जो लेखक हुए हैं वह भारवी हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। अगला आपको दिया गया है कर्पूर मंजरी। जो कर्पूर मंजरी के लेखक हुए हैं फ्रेंड्स वह हुए हैं राजशेखर। उसके बाद दिया गया है पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हुए हैं फ्रेंड्स वह चंद्रबरदाई हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया देवी चंद्रगुप्तम। वेरी इंपॉर्टेंट। जो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं वह विशाख दत्त हैं। उसके बाद अगला आपको दिया गया पृथ्वीराज विजय। फ्रेंड्स आप लोग पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में कन्फ्यूज होते हैं, तो आप लोग पृथ्वीराज विजय का याद कीजिएगा जयानक। जो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं वह हैं फ्रेंड्स जयानक।
उसके बाद आगे चलिए, आगे आपको दिया गया है हमीर रासो। जो हमीर रासो के फ्रेंड्स लेखक हैं वह है सारंग देव। और उसके बाद आपको दिया गया विक्रमांक देव चरित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कीजिएगा, विक्रमांक देव चरित्र। अगर आपसे यह पूछा जाता है विक्रमांक देव चरित्र के लेखक हैं, तो विक्रमांक देव चरित्र के जो लेखक हैं वह बिलाहड़ा हैं फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है। चलिए आगे और आगे देखते हैं कि आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है आपके पेपर ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपको अगला पॉइंट दिया गया है पाल वंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि देवपाल को परम सौगात कहा गया है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे यूपी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि पाल वंश की स्थापना जो है वह देवपाल द्वारा की गई। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया है देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उन्हें नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दाने दिए। तो फ्रेंड्स यह भी आपके पेपर ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। यह प्रश्न आपसे हजारों बार पूछा गया है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जजाक भुक्ति जो है वह बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। उसके आगे फ्रेंड देखिएगा, उसके आगे आपको दिया गया है धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी जो पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा जो धर्मपाल व विक्रमशिला में तथा सोमपुरी जो पहाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर जो है प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की, यह आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आपको पॉइंट दिया गया है प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था और इसका जो शासनकाल है मिहिर भोज का वह है 836 से 885 ईस्वी। यह आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि प्रतिहार वंश का जो है फ्रेंड्स सबसे महानतम शासक वह मिहिर भोज हुआ था। चलिए आगे और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमूत वाहन। फिर से इंडिकेट कीजिएगा विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमूत वाहन को, यहाँ से आपका प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक थे टीका ग्रंथ लिखा है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिए कि जो विज्ञानेश्वर हुए हैं वह याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा है। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए। आपको दिया गया है जिमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा कि जो जिमूत वाहन हुए हैं उन्होंने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भोजशाला। आपसे यह पूछा जाता है कि जो भोजशाला मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। तो जो भोजशाला मंदिर है फ्रेंड्स वह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर यानी जो भोजशाला है फ्रेंड्स यहाँ पर वाग्देवी देवी यानी भगवती सरस्वती देवी यानी अधिष्ठात्री स्थापित है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा वाग्देवी या अधिष्ठात्री स्थापित है वह कहाँ भोजशाला मंदिर में। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया रुद्रमा देवी का संबंध जिस वंश से था वह वंश काकतीय। तो फ्रेंड रुद्रमा देवी बहुत ही फेमस रही और इसीलिए इनका जो है वह वंश पूछा जाता है कि रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी। तो जो रुद्रमा देवी फ्रेंड्स है वह काकतीय वंश से संबंधित थी। और अगला पॉइंट आपको दिया गया है काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि काकतीय साम्राज्य की राजधानी जो है वह वारंगल थी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने जो है वह हर्षवर्धन काल और उसके बाद जो हमने अगला कवर किया है वह राजपूत काल कवर किया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वह हम पूरा सल्तनत काल जो अभी आपको शाम की टाइम में एक क्लास मिलेगी, शाम टाइम में जो आपको क्लास मिलेगी लगभग 5 बजे, तो उसमें हम आपको एक ही क्लास में पूरा सल्तनत काल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें
और हम आपको दावा करते हैं कि पूरा सिलेबस आपको हम कवर करवा देंगे यूपी ट्रिपल से पीटी का। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।